दोस्तों, आज की कहानी है पति के रहते हुए भी पैसों की लालच में पत्नी ने किया जिस्म का धंधा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। जवानी दीवानी होती है, ससुरी पढ़ लिख गया है इसलिए मानेगा नहीं, और मैं भी तो तुझे यहाँ रखने का नहीं। चला जा बचवा अपनी मेम को लेकर, और मैं भी तो तुझे यहाँ रखने का नहीं। चला जा बचवा अपनी मेम को लेकर, मैं भी एक कानी कौड़ी नहीं देने का तुझे। घर का काम नहीं करेगा, नौकरी करेगा। धर्मवीर बुद्ध की तरह खड़ा रहा, बोला कुछ नहीं। सोचता रहा कि क्या घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन घर छोड़कर रहेगा कहाँ। अभी तो नौकरी लगी ही है, बापों को क्या हर्ज है यदि मैं यहीं रहूं। कुछ काम नहीं करेगा तो कुछ लूँगा भी नहीं इनसे। क्या यह जरूरी है कि यहाँ रहकर मुझे कपड़े धोने ही पड़े। वह हिम्मत करके बोला, मैं तुमसे कुछ मांगूंगा नहीं बापू, जो किराया बाहर खर्च करूँगा वही तुम्हें दे दिया करूँगा। तू तो मुझे हजारों दे दिया करेगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए जो मेरा काम संभाल सके। मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया कि पढ़ लिख कर कहीं बाबूगिरी करेगा। मैंने इसलिए पढ़ाया था कि तू अपने ही धंधे को ज़्यादा अक्ल से कर सकेगा। अब पढ़ लिख कर तुझे अपनी ही काम से नफरत होने लगी है तो निकल जा मेरे घर से। धर्मवीर समझ गया कि अब उसकी एक नहीं चलेगी। बापू पूरी तरह जिद पर अड़ गए हैं। उनकी जिद से हर कोई परेशान है। अम्मा तो हर वक्त यही कहती रहती है कि इनमें यह जिद की एब नहीं होती तो आज घर का हुलिया ही कुछ और होता। यहाँ यह हाल है कि एक बार कोई कपड़े धुलवाने आता है तो वह दोबारा नहीं आता। किसी को भी समय पर कपड़े नहीं मिलते, कभी कभी कपड़ों पर दाग भी लग जाते हैं। ऊपर से बापू का दिमाग हमेशा गर्म ही रहता है। वह तो इस्त्री करने से जिंदगी बचा दी, वरना कभी के सड़क पर होते। आजकल लोग वॉशिंग मशीन में धोए कपड़े इस्त्री करने देने लगे हैं। उस धंधे में ज़्यादा कमाई है, पर छोगा सोचने लगा अब इस धंधे में रखा ही क्या है, और फिर बापू के पास भी कौन लाखों की पूंजी है। ले देकर यह मकान और 5,000 रुपये के अम्मा के जेवर ही तो हैं, सब छोटे को दे देंगे तो मैं कौन सा डूब जाऊंगा। फिर अभी तो मनीषा की शादी भी करनी है, कितनी बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी आंखों से ग्राहकों को देखती है। दिन भर कॉलोनियों के नौकर कपड़े लिए आते रहते हैं और खड़े खड़े इस्त्री करवा कर ले जाते हैं। जब तक मनीषा इस्त्री करती रहती है तब तक नौकर लोग गपबाजी में लगे रहते हैं। कितनी बार बापू को मना किया है कि मनीषा को इस्त्री पर मत लगाया करो, लेकिन मुझे बेवकूफ़ समझकर अपनी अनसुनी कर देते हैं। उन्हें भी जैसे यह सब अच्छा लगता है। इसी बहाने 2 पैसे की कमाई अधिक होती है। लेकिन अब मेरी जगह मेरी बीबी मिनी इस्त्री करे और ग्राहक उसे घूर घूर कर देखते रहे, यही यह चाहते हैं ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे यह घर छोड़ ही देना चाहिए। उसी दिन धर्मवीर एक कमरा तय कर आया। शाम को अपनी ज़रूरत का सामान बांध कर मिनी के साथ जाने लगा तो अम्मा बापू से बोली, वह जा रहा है, तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़े हैं। जवान पढ़ा लिखा लड़का आज बाबू बना है तो तुम्हारी आंखों में चुभ रहा है। लोगों के गंदे कपड़े घाट पर करता तो तुम्हारी छाती फूलती। तुम्हारी इसी जिद ने सारा घर चौपट कर दिया। लेकिन बापू कुछ नहीं बोले, बेटे की तरफ देखते रहे, जैसे कह रहे हो मेरा कहा नहीं मानेगा तो ना जा, मुझे भी यहाँ तेरी कौन सी ज़रूरत पड़ी है। धर्मवीर और मिनी घर से बाहर निकले तो मनीषा और छोटा भाई भी रो पड़े। धर्मवीर ने पीछे मुड़कर देखा, माँ उन्हें पुचकारते हुए घर में ले गई। बापू जेब से बीड़ी निकाल कर जलाने से पहले तीखी आंखों से उसे जाता हुआ देखते रहे। नए घर में आकर मिनी बहुत खुश हुई। वह धर्मवीर पर साथ जान से न्यौछावर हो रही थी, अपने आप पर इतरा रही थी कि उसे ऐसा लायक घरवाला मिला। वह धर्मवीर के साथ घूमने फिरने जाती, कभी कभी उसके साथ दूसरे बाबुओं के घर जाती। दूसरे बाबू भी अपनी औरतों को लेकर उनके घर आते। मिनी भूल गई कि वह भी धोबिन की बेटी है।
कभी वह भी सवेरे सवेरे स्कूटी पर कपड़े लाद कर बस्ती में बने घाट पर जाया करती थी। कभी वह भी घरों में कपड़े मांगने और देने जाया करती थी। ये सब बातें अब एक याद बनकर रह गई थी। उसे लगता कि अब उसका पति बिल्कुल बदल गया है। कौन कह सकता है कि वह धोबी के घर से है। धर्मवीर ने बाबू की नौकरी तो कर ली, पर जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि इस नौकरी में थोड़ी शान है पर पैसा नहीं है। ऊपर से जो लोग उससे दोस्ती करते भी हैं, जात जानते ही कन्नी काट लेते। उसे लगने लगा कि इससे अच्छा तो वह घर पर ही रहकर कमा सकता है। पर अब क्या करें। अब तो मिनी ने भी एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है। दिया तो उसे क्लर्क का काम था, पर जल्दी ही उसकी फोल्डिंग कला को पहचानते हुए मैनेजर ने उसे प्रोसेसिंग यूनिट का सुपरवाइजर बना दिया। वह 20-25 लड़कियों का काम देखता और खुद भी प्रेस करने या फोल्ड करने में उसे हिचक नहीं होती। उसको भरपूर ओवर टाइम का पैसा मिलने लगा था। मिनी बचपन से ही लड़कों को पटाना जानती थी। उसने मैनेजर को नहीं बल्कि मालिक के बेटे को भी पटा लिया। अब वह कई रात घर नहीं आती। घर में पैसा आ गया था। फ्रिज या कूलर, टीवी था, सेकंड हैंड सोफा भी था। पर धर्मवीर को यह सब नहीं सुहाता। वह अब ना अपने बापू का रह गया था और ना मिनी का। मिनी उसको कुछ ना कहती। जब धर्मवीर रात को हाथ बढ़ाता तो वह बढ़ चढ़ कर सेक्स का आनंद लेती। पर धर्मवीर को लगता रहता कि वह न जाने किन किन के साथ सोती होगी। उसके पास वह गर्भ निरोधक पिल्स देख चुका था, पर पूछने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मिनी ज़्यादा कमा रही थी। अब धर्मवीर के दिमाग में कुछ और कीड़ा कुलबुलाने लगा था। एक दिन वह अपने पुराने घर गया। बापू कुछ ही दिनों में बहुत अधिक कमज़ोर हो गए थे। वह अम्मा से मिलकर घर का सारा हाल जान लेने को बेचैन हो उठा। धर्मवीर को देखते ही अम्मा का रोम रोम खिल उठा। पास आते ही उसका मुंह चूम लिया। बड़े दिनों बाद याद आई है। याद तो रोज ही आती है अम्मा, लेकिन बापू से डर लगता है। मनीषा को स्त्री पर न देख कर वह पूछ बैठा, मनीषा कहाँ है अम्मा? वह भी अभी अभी घाट पर गई है, मसाले का थैला लेकर। अब उसका स्त्री पर रहना ठीक नहीं। परसों कॉलोनी के प्रेसिडेंट का नौकर शराब पीकर कितनी ही देर तक यहाँ खड़ा रहा और मनीषा से जाने कैसी कैसी बातें करता रहा। मनीषा ने बापू से कहा तो एक बबूला वो उठे। नौकर को ऐसा फटकारा कि सारा मोहल्ला जमा हो गया। अब उन्होंने मनीषा से कह दिया है कि वह घाट पर चली जाया करे उनके साथ। अब तो इन गर्मियों में उनके हाथ पीले करने ही पड़ेंगे। फिर स्त्री तुम करती होगी अम्मा, और नहीं तो क्या तेरी बीवी करती है। धर्मवीर को लगा कि मजाक में अम्मा के मुंह से फिर एक तीखा ताना निकल गया है। वह धीरे से बोला, पढ़ने लिखने से मन ऐसा हो जाएगा या मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं पढ़ाता ही नहीं। पढ़ने लिखने से मन थोड़े ही बदलता है बेटा, मन तो घमंड से बदलता है बेटा, और पढ़ने लिखने से घमंड आ ही जाता है। फिर हम छोटी जात है ना, इसलिए हमें ज़रा ज़्यादा ही घमंड आ जाता है। धर्मवीर ने कहा कि कल से वह स्त्री करने आएगा। नहीं बेटा, जल्दबाजी ठीक नहीं होती, फिर अब तुझसे यह सब होगा नहीं। तू अपनी ज़िंदगी सुधार, हमारा तो ज़माना निकल ही गया है। अम्मा मेरी, मैं ज़िंदगी ही सुधारने आना चाहता हूँ। ज़िंदगी बाबूगिरी में नहीं है, हाथ में काम में है। माँ की गोद में सिर छिपाकर छोगा फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा ने उसे छाती से लगा लिया, माथा चूम लिया, फिर आंचल से आंसू पोंछ दिए। खाना खा कर वह वापस चला गया। अगले दिन वह एक नई ऑटोमेटिक प्रेस लाया। भारी पर 6 तरह के कपड़े के लायक बनी प्रेस से कपड़े जल्दी प्रेस होने लगे थे। महीने भर में उनके पास 3 ऐसी प्रेसें हो गई थी और मनीषा और माँ मिलकर करती। धर्मवीर ने मिनी को इन प्रेसों को ठीक करने की जगह भी बताई थी और धर्मवीर खुद अब अपनी ख़राब प्रेस भी ठीक करता और एक्सपोर्ट हाउसों की भी। रात को वह मिनी की बाहों में होता, पर अब मिनी की बाहों का खिंचाव बढ़ गया था। अब उसका पति निकम्मा बाबू नहीं था, वह मेहनत कश छोटा कारीगर था। घर जो बनाया था अब पक्का होने लगा। उस दिन मिनी ने कहा कि वह भी बापू के घर चलेगी। एक्सपोर्ट हाउस में न जाने कौन कौन से मुंह लगने लगते हैं और फिर चबा कर पान मसालों की तरह पिर्च करके निकाल देते हैं। मिनी को बाइक पर बैठते हुए न जाने किसे कहाँ
पर उसे इसका मतलब मालूम था।